The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. हम आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान में। थर्ड 5 ईयर प्लान, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी? 1961 से 66। किस पे बेस्ड था? गाइड की योजना पे बेस्ड था। अब देखिए 1961-66 में थोड़ा इंडिया को समझने की कोशिश करते हैं। हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया। जितना हमने टारगेट किया था उससे ज़्यादा हमने अचीव कर लिया। हमने सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया, जितना हमने टारगेट बनाया था रफली उसी के आसपास हमने अचीव कर लिया और ये मॉडरेटली सक्सेसफुल रहा। फिर हमने थर्ड 5 ईयर प्लान की जब बात आएगी, जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहा, जब हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहा, तो जो हमारे प्लानर्स थे उनको लगा कि हमारी प्लानिंग तो बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है, जितना हम टारगेट रख रहे हैं उतना ही हमको मिल भी रहा है। उनको तो यही लगा। तो उस टाइम पे उनको लगा कि हमको अपनी इसी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू करना चाहिए। जो प्राइस राइज था 30% का वो भूल गए, जो फॉरेक्स की कमी है वो भूल गए, जो इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम्स हो रही थी वो सब भूल गए, जो सेक्टर्स प्राइवेट के लिए रिजर्व थे वो भूल गए। और उन्होंने क्या किया, इसी को कंक्लूड किया और उसमें उन्होंने टारगेट रखा कि हमको 5.6% का ग्रोथ रेट चाहिए और उसका एग्जैक्ट आधा 2.81% हमको अचीव हुआ। इतना डिफरेंस, टारगेट रखा 5.6%, अचीव हुआ 2.8%। कैन यू बिलीव इट? आई मीन हाउ पैथेटिक इट इज। सीधा 50% पे हम आ गए। अब देखिए, जो थर्ड ईयर प्लान था उसका हम बेसिक फिलोसफी समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान का फिलोसफी क्या था? हमारे जो फोर फादर्स थे उनको लगा कि हमारी इकोनॉमी अब टेक ऑफ स्टेज में है। यानी कि टेक ऑफ स्टेज का मतलब रेडी टू डेवलप एट ए वेरी हाई पेस। यहां पे मैं थोड़ा सा टेक ऑफ स्टेज को ना इलेबोरेट करना चाहती हूं। क्या है? देखिए, W रोस्टो एक डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने डेवलपमेंट मॉडल दिया था। उनका जो डेवलपमेंट मॉडल था, उन्होंने बोला था कि कोई भी जो इकोनॉमी है ना, कोई भी इकोनॉमी वो 5 स्टेजेस से गुजरती है। कोई भी इकोनॉमी 5 स्टेजेस से गुजरती है और जब इकोनॉमी 5 स्टेजेस से गुजरती है तो अल्टीमेटली एक हायर लेवल पे पहुंच जाती है। 5 स्टेजेस क्या है कि सबसे पहले आपका क्या होगा? ट्रेडिशनल सोसाइटी होगी। ठीक, ट्रेडिशनल सोसाइटी होगी। फिर उसके बाद में प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ। या फिर आपने इसको रेडी टू टेक ऑफ भी बोलते हो। देन टेक ऑफ स्टेज, then drive to maturity, then age of high consumption। देखिए, रोस्टो ने क्या बोला कि जो कोई भी एक डेवलपमेंट मॉडल दिया और उन्होंने बोला कोई भी इकोनॉमी 5 स्टेजेस से होके गुजरती है। तो सबसे पहले उसमें ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है। ट्रेडिशनल सोसाइटी का सिंपल सा मतलब है कि हमारा बहुत ज्यादा फोकस एग्रीकल्चर पे था। जीडीपी में बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर का है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर को दे रहा है। बट ओवर द टाइम हमने क्या किया, हमने एग्रीकल्चर से जो लोग थे डिस्काइज एम्प्लॉयमेंट था उसको निकाल के अर्बन सेक्टर में लेके आए, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। तो ये एक लेवल माना जाता है कि धीरे धीरे जब हमारा सरप्लस लेबर आना शुरू हुआ तो प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ हो गया। प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ हो गया। उसके बाद में हमें लगा कि अब हम टेक ऑफ करने के लिए रेडी। टेक ऑफ से क्या मतलब है, फ्लाइट में हम जाते हैं तो वैसे सडनली ऊपर जाता है। जब हम टेक ऑफ करते हैं तो सीधा ऐसे ऊपर की तरफ उठते हैं।
तो एक ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाती है हमारी, जो क्या है ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वही चेंज हो जाती है। तो जब हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाती है तो उसके लिए उन्होंने बोला कि भाई हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है वो चेंज हो जाती है। तो फिर टेक ऑफ स्टेज आती है जिसमें हम अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को चेंज करते हैं और हम यहाँ से प्राइमरी सेक्टर से, जो हम मैन्युफैक्चरिंग में थे, यहाँ पे मेन फोकस प्राइमरी पे है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे, और फिर हम सर्विस सेक्टर पे पहुंच जाते हैं। ठीक, तो जो प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ का क्या मतलब था कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है। फिर ड्राइव टू मैच्योरिटी, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है वो स्टेबिलिटी की तरफ बन जाती है, और जो एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन है कि लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए, बहुत ज्यादा चीजों को कंज्यूम करना शुरू कर रहे हैं। रफली यही है, रफली इस मॉडल का क्रक्स यही है। डिटेल में मैं नहीं बढ़ाऊंगी, कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया, डिटेल में आपको पढ़ाएंगे आयुष सर, मैं नहीं बढ़ाऊंगी, उनका सब्जेक्ट है। अब जो हमारे फोर फादर्स थे उनको लगा कि हमारी इकोनॉमी तो टेक ऑफ स्टेज में आ गई है, हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज में आ गई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 गलतियां हुई, 3 गलतियां मैं बताती हूँ। एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट है, फूड का हमारे पास इनसिक्योरिटी है, फूड हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं किया। तीसरा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है। तो ये जो इनका कैलकुलेशन था ना, ये गलत हो गया बेटा। मैन्युफैक्चरिंग भी डेवलप नहीं है आपका, आपका जो प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल नहीं है। तो उसके बाद में उनको ये लगा, यहाँ पे जो थर्ड वो था, उन्होंने फोकस किया कि हम बनाएंगे सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। ये इसका मेन टारगेट था। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी का क्या मतलब है? सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी का मतलब है बेटा कि हमें फॉरेन पे डिपेंडेंट नहीं होना है। सेल्फ जनरेटिंग का क्या मतलब है कि हमको एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना है कि ग्रोथ जो है वो खुद होती है। जैसे मैंने मल्टीप्लायर पढ़ाया वेस्टकोट मॉडल में, तो ऐसा कुछ हमको करना है। और यहां पर आते आते ना उनको काइंड ऑफ रियलाइज होना शुरू हो गया था कि हमको एग्रीकल्चर पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सारी स्टेजेस को अच्छे से पढ़ा, रोस्ट्रो के मॉडल को बहुत अच्छे से जब उन्होंने स्टेजेस को पढ़ा तो उनको लगा कि एग्रीकल्चर की वजह से ना हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा जो एक सब्सटेंसिव पोर्शन है वो तो फूड सिक्योरिटी को कैटर करने में चले जाता है। एक दूसरा इंसिडेंट यहाँ पे ये हुआ कि जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, तो इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हुआ तो हम यूएस से फूड इंपोर्ट करते थे, तो यूएस ने हमको खाना देने से मना कर दिया था, यूएस ने हमको गेहूं देने से मना कर दिया था ड्यू टू सम जियोपॉलिटिकल रीजन। यूएस कभी भी नहीं चाहता था कि इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो करे। तो यूएस जब इंडिपेंडेंस हुआ तो यूएस और पाकिस्तान एलाई थे। इंडिया देखे पॉलिटिकल चीज है, जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट को फॉलो किया, यानी कि उस टाइम पे जो वर्ल्ड था वो 2 पार्ट में होता है, एक था कैपिटलिस्ट, एक था सोशलिस्ट। तो यूएस ने पाकिस्तान ने तो सीधा सीधा यूएस को फॉलो कर लिया था, लेकिन इंडिया ने बोला ना हम इसके साथ जाएंगे ना हम इसके साथ जाएंगे। तो हालात ना बहुत बेकार हो गए थे इन शॉर्ट यूएस की वजह से। लेकिन फिर हमने बात की, इंटरनेशनल सेक्शन पे बात की, तो पब्लिक लॉ 480 के अंदर हमने इंपोर्ट किया। तो जब हमारे साथ ये कंडीशन हुई ना तो हमको समझ में आ गया कि भाई हम कुछ भी तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम अपने लोगों को खाना ना खिलाएं। तो सेल्फ सफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उस टाइम पे हमारे जो प्लानर्स थे उनको समझ में आ गया। और इस प्लान से हमारा जो फोकस था वो बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज से एग्रीकल्चर पे शिफ्ट होना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा। एग्रीकल्चर अभी भी प्राइम मूविंग फोर्स नहीं है, सिर्फ इतना कि खाने लायक हो जाए। एग्रीकल्चर का जो सस्टेनिंग एंटिटी अभी भी नहीं देखा जा रहा है। तो ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि मैम एक बात बताइए, क्या ये प्लान सक्सेसफुल था या फेलियर था? तो मैंने बता दिया, भाई टारगेट देख लीजिए, पता चल जाएगा कि प्लान सक्सेसफुल है या फेलियर है। अब मुझे बताइए कि ये फेलियर क्यों हुआ। अगला सवाल हमारा ये आता है कि मैम व्हाई दिस प्लान फेल्ड सो बैडली कि हम 50% ही अचीव कर पाए। 3 मेन रीजन है इसके फेलियोरिटी के इसके 3 मेन रीजन है। फेलियर रहा और बहुत बेकार फेलियर रहा, 3 मेन रीजन।
सबसे पहला रीजन चाइनीज एग्रेशन हुआ, नाइनटीन 1962 में। इंडिया पाक वॉर हुआ 1965 में। ठीक, ड्रॉट आया विच इज वर्स्ट फेमाइन इन लास्ट, ये जो है वर्स्ट फेमाइन है लास्ट 100 ईयर्स में, 1965 से 66। और इसी के बीच में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 1961 से 66। ठीक, उसके बाद में जब ये हुआ तो इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उनकी डेथ हुई, ताशकंद डिक्लेरेशन। डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? चाइनीज एग्रेशन हुआ, यानी कि हमें एक वॉर फोर्ट करना पड़ा 1962 में। विद इन 3 ईयर हमको दूसरा वॉर फोर्ट करना पड़ा। फिर उसके बाद में हमारे पास फेमाइन आ गया। फिर ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ, जब इस वॉर को सेटल करने के लिए, ये जो वॉर था, इस वॉर को सेटल करने के लिए 1966 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जब नेगोशिएट करने के लिए ताशकंद गए हुए थे। ताशकंद उस टाइम पे यूएसएसआर में आता था, अब तो आई थिंक उज्बेकिस्तान में आता है, उज्बेकिस्तान में ही आता है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। आई एम नॉट श्योर उज्बेकिस्तान या तजाकिस्तान, बट आई एम 80% श्योर कि उज्बेकिस्तान में आता है। ठीक है, जो लाल बहादुर शास्त्री थे जो यूएसएसआर में गए थे, और उस टाइम पे क्या हुआ, उनकी वहां पे डेथ हो गई। इसके पीछे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं कि किसने मरवाया किसने नहीं मरवाया, वो नहीं जाते हैं। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो उससे क्या हो गया, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई। और जब भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है तो जो हमारी इकोनॉमी है उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मतलब अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई है तो इतना आप ग्रो नहीं कर पाएंगे इकोनॉमिकली। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चाइनीज एग्रेशन हो गया। अब जब जब वॉर होता है तो इसका इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इसका इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारा जो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर है ना, वो बढ़ जाता है। हम डिफेंस पे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। डिफेंस पे पैसा 2 तरीके से खर्च होता है। एक तो हमको, जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमको वॉर इक्विपमेंट्स चाहिए, हमको दूसरी जो कंट्रीज हैं उनकी टेक्नोलॉजीज चाहिए होंगी। टेक्नोलॉजीज के लिए क्या चाहिए होता है? आपको पैसा चाहिए होता है, आप टेक्नोलॉजीज खरीदते हैं। दूसरा क्या चाहिए बेटा? दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि डिफेंस में दूसरा खर्चा होता है मॉडर्नाइजेशन का। ठीक, यानी कि अगर आपको पता चल गया, अगर 5 साल में किसी देश को 2 वॉर लड़ने पड़ रहे हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली बजट का जो एलोकेशन होगा वो डिफेंस की तरफ ज़्यादा होगा ही होगा, क्योंकि हमको खुद को प्रोटेक्ट भी तो करके रखना है ना, ये हमारी एक नीड है। तो इस नीड की वजह से हमको क्या करना है, बजट में एक्सपेंडिचर, यानी कि जो पैसा हम किसी प्रोडक्टिव उसमें लगा सकते थे वो हमें कहाँ लगाना है? डिफेंस में लगाना है। एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारा डिफेंस बढ़ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में हमारा फेमाइन आया। तो इन सब चीज़ों से डील करने के लिए हमारी जो सरकार थी उसने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार ने बोला कि हम डिवेल्युएट कर देंगे अपनी करेंसी को। डिवेल्युएट कीजिए अपनी करेंसी को। हमने अपनी करेंसी को डिवेल्युएट किया। हमने अपनी करेंसी को डिवेल्युएट क्यों किया? ठीक है, समझाती हूँ इसको भी। देखिए, जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ सेकंड 5 ईयर प्लान की, उस टाइम पे हमारी लिबरलाइजेशन नहीं था। तो हम क्या करते थे, हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो करते थे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता था कि गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि आपका जो एक्सचेंज वैल्यू है आपकी करेंसी का वो क्या होगा। अब इसमें यह है कि अगर गवर्नमेंट एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड करती है तो उसमें अप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन होता है। ठीक, अगर वैल्यू कम हुई तो डेप्रिशिएशन, ज़्यादा हुई तो अप्रिशिएशन। इसी तरीके से जब हम मार्केट
डिसाइड करती है जब हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, तो उसका हम बोलते हैं इवेल्युएशन और डिवेल्युएशन। डिवेल्युएशन यानी कि मार्केट की वजह से हुआ है, इसमें किसी ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। तो जब मार्केट की वजह से होगा तो वो क्या हो गया, डिवेल्युएशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने डेप्रिशिएट किया, कितने परसेंट से डेप्रिशिएट किया? गवर्नमेंट ने डेप्रिशिएट किया अपनी करेंसी को बाई 55%। 55% से सीधा अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट कर दिया। क्यों? जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़े। आपने उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जब आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या मैक्रो पढ़ेंगे, कि जब जब हमारी करेंसी डिवेल्युएट होती है, तो डिवेल्युएट का क्या मतलब है कि हमारे जो गुड्स हैं वो अब कम प्राइस में अवेलेबल होंगे फॉरेनर के लिए। फॉरेनर जो पहले अगर कोई चीज़ उनको 100 की पड़ रही थी तो अब वो 55 की पड़ेगी, तो उनके लिए एडवांटेज है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। लेट्स से यूएस ने इंपोर्ट किया तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज होने वाली करेंसी डिवेल्युएशन है। अभी 1-2 साल पहले बहुत ज़्यादा र्यूमर आई थी कि चाइना ने अपनी करेंसी को डिवेल्युएट कर दिया है ताकि वो एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। तो कंट्रीज टाइम टू टाइम ये मेजर को अडॉप्ट करती हैं। ठीक है, फिर हमारा जो उसके बाद में हमने डिवेल्युएट कर दिया एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। फिर जो हमने एक फूड क्राइसिस देखा, ड्रॉट देखा, उसके लिए हमने क्या किया, वी डिसाइडेड टू गो फॉर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। और यहाँ से एक नई इंडिया की शुरुआत हुई जो कि फूड में सेल्फ सफिशिएंट है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमने इतना ग्रेन प्रोड्यूस किया कि वो हम सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं बन गए बेटा, हम अब एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये थी कहानी हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान की। लेकिन इसके बाद में एक चीज और आई कि थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद में 3 साल तक सरकार कोई भी 3 इयर्स तक सरकार कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं लेकर आई। रोलिंग प्लान आए, रोलिंग प्लान यानी कि एक साल के लिए प्लान आते गए। जैसे बजट आता है वैसे 1 ईयर के प्लान आए। और उस टाइम पे जो हमको लगा कि जो नीड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी में, उसको सस्टेन करने के लिए फंड्स अलोकेट किए गए। ठीक, इन 3 सालों में क्या हुआ कि जो अभी वॉर हुआ था, उस जो शॉक आया था इकोनॉमी में, उस शॉक को ऑब्जर्व किया इकोनॉमी ने, बहुत अच्छे से शॉक किया। और इसको हम प्लान हॉलीडे भी बोलते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि ये प्लान हॉलीडे, यानी कि इसमें प्लानिंग की क्या थी, छुट्टी थी, छुट्टी पे गया हुआ था वो नानी के घर। ठीक, तो इसके बाद में जब हम प्लान हॉलीडे के बाद में या फिर प्लान हॉलीडे में हमने क्या फोकस किया, हम इसमें लेकर आए न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी हम लेकर आए। और जो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी है ना, उसमें हम क्या लेकर आए, HV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स को लेकर आए। हमने फर्टिलाइजर्स पे काम किया, हमने इरिगेशन फैसिलिटीज पे काम किया। सब डिटेल में पढ़ेंगे जब ग्रीन रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जी हमने 1966 में पढ़ा कि हमारा प्लान फेल हो गया, फिर 3 साल हम कोई प्लान नहीं लेकर आए। तो नेक्स्ट प्लान हमारा कब आया होगा, नेक्स्ट प्लान हमारा आया होगा 1969 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले।